नमस्कार। सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च स्टार के शुभ आरंभ के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। इस संस्था का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अब मैं श्री शिशिर जयपुरिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभी उपस्थित जनों के स्वागत में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। नमस्कार जी। परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री अनिल स्वरूप जी, पूर्व सचिव शिक्षा भारत सरकार, श्री अनुराग त्रिपाठी जी, सचिव सीबीएसई, श्री मार्क पार्किंसन, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शिक्षक, श्री केन जोशुआ, शिक्षक एवं वैज्ञानिक, स्टार के एकेडमिक काउंसिल के सदस्यगण, अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगण और आज इस अवसर पर हमसे जुड़े सभी अतिथिगण, सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च के उद्घाटन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुख्य अतिथि के रूप में एकेडमी के उद्घाटन हेतु सहमति देने के लिए मैं माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के प्रगतिशील नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में नीतिगत सुधार किए गए और उत्तर प्रदेश राज्य में इन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया गया। महोदय, आपकी व्यवहारिक सोच और दूरदर्शिता से राज्य में यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया, जिससे अभिभावक और स्कूल प्रबंधक के दोनों के हितों के संतुलन स्थापित हुआ। कोविड के वजह से लॉकडाउन स्थापित होने के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के द्वारा जो ऑर्डर्स जारी किए गए वह अत्यंत सराहनीय है। इन ऑर्डर्स में सभी स्टेक होल्डर्स के हित को ध्यान में रखा गया। यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है और केंद्र सरकार ने इसकी सराहना की है। अन्य राज्य इसका अनुकरण भी कर रहे हैं। आपने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में सराहनीय कार्य किया है। टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के माध्यम से इसका लाभ निर्धन वर्गों के बच्चों को भी मिला है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के रिकॉर्ड समय में संचालन और कुशलता से इन सभी का मूल्यांकन करना श्रीमती आराधना जी का ऐतिहासिक उपलब्धि भी रही है। इस तरह इन कठिनतम दौर में सभी बच्चों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आई है, जबकि पूरे दुनिया में बच्चों को शिक्षा कोविड-19 की बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस अवसर पर मैं पिछले 75 वर्षों की हमारे परिवार की शिक्षा यात्रा के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे दादाजी पद्म भूषण मंतूराम जी जयपुरिया देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही युवा पीढ़ी के समक्ष बनाने को सबसे अच्छा साधन है। उन्होंने 1945 में कलकत्ते में जयपुरिया कॉलेज का शुभारंभ किया, जो पश्चिम बंगाल में सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है। उसके बाद में जब परिवार कानपुर आया तो मेरे पिताजी डॉक्टर राजाराम जयपुरिया ने कानपुर में एक स्कूल की स्थापना की और आज सोसाइटी अपने सहयोगियों के साथ में K-12 स्कूल्स, प्री स्कूल्स और कॉलेजेस का संचालन करता है, जिसमें 20,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को वैल्यू बेस्ड शिक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय दर्शन, संस्कृति और नैतिकता से उनका अटूट लगाव बना रहे। हमारे सभी स्कूल और कॉलेज एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ समग्र विकास का
बढ़ावा देते हैं। पूरे विश्व में शिक्षा का परिवेश बड़ी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण टेक्नोलॉजी का तेजी से बेहतर होना है। विश्व में फैले वायरस के कारण कई परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया है, परंतु ये परिवर्तन स्थायी भी हो सकते हैं। हर शिक्षा संस्थान को तत्परता से बदलना होगा और अस्तित्व बनाने के लिए फ्लेक्सिबल होना होगा। आने वाले समय में स्कूलों की शिक्षा को हाइब्रिड व्यवस्था करनी होगी। हम सभी जानते हैं कि कक्षा की शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा से बहुत भिन्न है और यही कारण है कि अधिकांश शिक्षकों को नए सांचे में ढलने के लिए अपने कौशल को अपग्रेड करना होगा। मैं पूरे शिक्षा समुदाय को बधाई देता हूं कि इतने कम समय में डिजिटल शिक्षा देने की क्षमता हासिल कर ली और यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई न रुके। सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च के प्रमोटर्स जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस ने शिक्षकों की सहायता करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए यह पहल की है। शिक्षकों को सीखने का बेहतरीन अनुभव होगा और वो शिक्षा के आधुनिक टूल्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थियों से अधिक रचनात्मक रूप से जुड़ सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की विजन है कि हमारा प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन बनाया जाए। मेरा विश्वास है कि स्टार उनके इस विजन को पूरा करने के लिए भरपूर सहयोग करेगा। इन शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, आपके विचारों से आपने जो स्वागत किया। आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे पैनल में सभी सहयोगीगण और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों जुड़े हुए हमारे साथी शिक्षकगण, भाइयों तथा बहनों, माननीय दिनेश शर्मा जी, आपका हृदय से मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण समय पे इसके उपलक्ष्य में आपने इसका उद्घाटन करने की सहमति दी। इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। मान्यवर, मेरे मन में ये विचार आ रहा था जब आप सब लोगों को, सभी सहयोगियों को मैं देख रहा था कि किसी भी संस्था के शुभारंभ में इस प्रकार के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हों जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो उस संस्था का भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। और मुझे विश्वास है कि आपके करकमलों द्वारा ये शुभारंभ होगा तो स्टार एकेडमी जिस उद्देश्य से जिसको स्थापित की गई है, इस उद्देश्य में पूरी तरह से पूरी उतरेगी। मान्यवर, जब हम लोग स्टार प्रशिक्षण एकेडमी के सृजन एवं स्थापना के बारे में आंतरिक रूप से विचार कर रहे थे तो एक बहुत सुनियोजित ढंग से मन में धारणा बनी कि शिक्षा जगत में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, इसके पूरे परिवेश के अंदर अगर हम पिछले भी 25-30 साल का शिक्षा का इतिहास देखें तो संभवतः लगता है कि जिन लोगों ने 30 वर्ष पूर्व शिक्षा प्राप्त की होगी, आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम भिन्न स्थिति दिखाई देती है। कालांतर में बच्चों, छात्रों के बारे में तो बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी विकास, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जो शिक्षा जगत का है वो है हमारा अध्यापक, हमारा शिक्षक। कदाचित जो व्यवस्थाएं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको उनके कौशल को, उनके दक्षता को, उनके निपुणता को बढ़ाने की जो आवश्यकता थी, संभवतः उस तरफ हम लोगों का विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो श्रीमान, यही विचारधारा थी कि हमने सोचा कि जो बदलता परिवेश है, शिक्षा जगत की अनेक चुनौतियां सामने उभर के आ रही हैं और हम सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो चुनौती सबके सामने आ रही है, उसका बड़ी शिक्षा जगत ने बड़े अच्छे तरीके से उसको संभाला है, उस चुनौती को स्वीकार किया है। लेकिन ये परिदृश्य निरंतर बदलता रहेगा और आज की आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक शिक्षक को न केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने की व्यवस्था उसके अंदर ज्ञान हो, परंतु स्किल्स, कौशल, दक्षताएं
उसको, और ये भी मानने में बहुत बहुत आवश्यक है इस बात को जानना कि आज का जो छात्र है वो पूर्व छात्रों के मुकाबले में कई ज्यादा समझदार है। उसको डिजिटल माध्यम के उसको ज्ञान की एक्सेस उसके पास बहुत सुविधा से मिल जाती है। तो अध्यापक को अपने ज्ञान के स्तर को और ऊंचा बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा मानव जो शिक्षा जगत के अंदर जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं परिवर्तन हो रही हैं, जिनका वैश्विक प्रभाव भी है, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जिनका परिवर्तन हो रहा, उनको भी हमें अपने बढ़ाने के तरीके में समावेश करना पड़ेगा। ये जरूरी है उसको भारतीय स्वरूप देके हम जो हमारे प्रासंगिक हैं उसका हम लोग उपयोग करें। बहुत सोच विचार करने के बाद श्रीमान आपको जान के हर्ष होगा कि हम लोगों ने प्रशिक्षण अकेडमी के अंतर्गत ऐसे कैप्सूल्स का, ऐसे मॉड्यूल्स का व्यवस्था की है जो आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक हैं। न केवल किस प्रकार से कक्षा में पढ़ाया जाए, जैसे कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, मनोवैज्ञानिक विकास बच्ची का कैसा होना चाहिए, टीचर को अपने कक्षा में प्रत्येक बच्ची की अपनी आवश्यकता को देखते हुए, यूनिक आवश्यकता को देख के किस प्रकार की पढ़ाई उसको करनी चाहिए, उसकी अपनी इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस क्या होनी चाहिए, जो मूल्यांकन का पद्धति है। तो मान्यवर ये, और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि ये प्रसन्नता भी एक विषय है जिसको हमने शामिल किया। मान्यवर मैं ये बहुत गर्व से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत निश्चित है कि आज की परिप्रेक्ष्य में हैप्पीनेस का एक मॉड्यूल हमने इसमें रखा है जिसकी प्रशिक्षण हम लोगों को टीचर्स को देंगे। और मुझे इस बात का आप संभवतः आप सब लोग सहमत होंगे कि ज्ञानवर्धन के लिए सबसे आवश्यकता कि बच्चे के अंदर वो प्रसन्न मुद्रा में हो, अध्यापक भी प्रसन्न मुद्रा में हो, माहौल भी प्रसन्न मुद्रा में हो। मान्यवर मैं क्लासिक एग्जाम्पल अक्सर कहता हूँ कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जब तक दुखी हृदय रहा उनको कृष्ण की बात कोई समझ में नहीं आई, परंतु जो ही दिव्य स्वरूप देखने के बाद वो प्रसन्न मुद्रा में परिवर्तित हुआ तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद में उच्चता, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति वापस आ गई। तो मान्यवर ये एक उदाहरण स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सभी आवश्यक प्रासंगिक वस्तुओं का, क्षेत्रों का समावेश करने का हम लोगों ने प्रयास किया। श्रीमान आज आपके हाथों से ये एकेडमी का शुभारंभ होगा और मुझे भी उत्तर प्रदेश में सेवा करने का मौका मिला तो मैं जमीनी परिस्थितियों से काफी अवगत हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये और एक और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जयपुरिया परिवार का जो कर्म भूमि है वो उत्तर प्रदेश ही रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और आपके कर कमलों द्वारा जिसका उद्घाटन रहा उसको ध्यान, सभी चीजों को, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं एक प्रस्ताव आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ स्टार एकेडमी की ओर से कि स्टार एकेडमी के माध्यम से आपके उत्तर प्रदेश में जितने विद्यालय हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र के हों चाहे गैर सरकारी क्षेत्र के हों, जिन जिन विद्यालयों को ऑनलाइन टीचिंग उपलब्ध कराने का प्रशिक्षण की आवश्यकता है हम उसकी पहल करते हैं। हम स्टार प्रशिक्षण अकादमी की तरफ से जितने भी आपके शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनको अगर, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता आज की तारीख में है कि बच्चों पर शिक्षा उनको उपलब्ध हो। वो स्कूल नहीं आ सकते लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल करके, और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अध्यापक भी हैं जिनको संभवतः पूरी इस बात की टेक्नोलॉजी की जानकारी। तो स्टार की ओर से हम बहुत सहर्ष, हमको बहुत खुशी होगी कि अगर हम ये पहल करके आपके साथ जुड़ सकते हैं। इसके रूपरेखा, विस्तृत रूपरेखा का हम लोग बाद में आपके अधिकारियों के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बात समझा कि आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए किस प्रकार से हम सैकड़ों लाखों बच्चों तक पहुंच सकते हैं, तो ये एक मैं प्रस्ताव आपके समक्ष रखना चाहता था। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और आपके कार्यालय आराधना शुक्ला जी आज नहीं है, उनका बहुत उनको समर्थन प्राप्त हुआ। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आशा ही नहीं करता हूं परंतु विश्वास भी मुझे है कि जिन जिन उद्देश्यों से इस स्टार एकेडमी का स्थापन किया गया, सामर्थ्य, इसके सामर्थ्य पूरी तरह से सबके समक्ष उभर के आएगी और मैं समझता हूँ हमारे सभी जो टीचर इससे जुड़ेंगे उनको पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त होगा
ताकि वो अपने कार्य को, शिक्षा जगत को, जो गुणवत्ता की आवश्यकता है एजुकेशन के अंदर, जो गुणवत्ता की जो कमी है उसको पूर्ण करने का उसमें सफल होंगे। मान्यवर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कि अभी एक औपचारिक रूप से हम इस एकेडमी का प्रशिक्षण एकेडमी का उद्घाटन आपके कर कमलों से चाहेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसका एक औपचारिक रूप से उद्घाटन करने का कृपा करें। श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हाथों से आज ये प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ हुआ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से, आपके विचारों से हमको सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर शर्मा। धन्यवाद विनोद जी। आज के इस विशेष वेबिनार में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व सचिव आदरणीय श्री अनिल स्वरूप जी, श्री अनुराग त्रिपाठी जी, आदरणीय शिशिर जयपुरिया जी, श्री विनोद मेहरोत्रा जी, उपस्थित श्री जितेंद्र मिश्रा जी, हरीश जी और केन जोशुआ जी और सुषमा रात्रि जी, सभी उपस्थित महानुभाव, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि जयपुरिया संस्थान के द्वारा दिन प्रतिदिन नए नए शैक्षिक गतिविधियों को नया नया स्वरूप दिया जा रहा है। और बात जब हम जिक्र करते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग संस्थान के द्वारा किया गया या विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यों का संपादन किया गया, तो हमें इस बात का भी ध्यान आता है कि कई वर्षों पुराना संस्थान आज अपने चरमोत्कर्ष पर है और इस संस्थान के माध्यम से 20,000 से ऊपर छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इस विद्यालय के जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, निश्चित रूप में उसने अपने देश में और प्रदेश में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है। आज स्टार के उद्घाटन में समर टीचर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च के उद्घाटन के अवसर पर मैं इतना कहूँगा कि ये एक बड़ी सहभागिता है, बड़ा योगदान है आज के इस युग में कि टीचर्स को हम उचित रूप में प्रशिक्षित करें। वैसे मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि विद्यालय की बिल्डिंग भले खराब हो, लेकिन अगर विद्यालय का टीचर अच्छा और प्रशिक्षित है तो वो विद्यालय अच्छे विद्यालय की श्रेणी में आता है। इस बात को हम आज के इस मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में हम कह सकते हैं कि कोई भी जो बदलती हुई विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां हैं, देश और विदेश में हो रहे विभिन्न प्रकार के गतिविधियां हैं, उनका ज्ञान अगर नहीं है और उसके ज्ञान के अभाव में टीचर आज टीचिंग करता है तो वो निश्चित रूप में वो कुशलता, वो कौशल को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए टीचर का अच्छा होना, टीचर का कुशल होना और टीचर को सर्वज्ञ ज्ञानों का जानकारी होना, ये बड़ी ज़रूरत है। शिक्षकों के लिए उनकी ज्ञान संपदा को बढ़ाने के लिए आज टेक्नोलॉजी के उपयोग में कुशल होना भी आवश्यक है। जैसे आईसीटी, नए कंप्यूटर भाषाएं, तकनीकी सीखना, टूल्स की विशेषज्ञता के साथ उसका उपयोग करना, ये सारी चीज़ें आज हमारे जीवन का एक अंग बन गई हैं। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए शिक्षकों में अविलंब आवश्यक तकनीकी कौशल प्राप्त करने की जागरूकता आई है। मुझसे जब लोग कहते हैं कि कोविड-19 का नकारात्मक पक्ष तो सब लोग जानते हैं, क्या इसका कोई सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है?
तो मैं कहूँगा इसका सकारात्मक पक्ष हमें एजुकेशन में देखने में आया है, और एजुकेशन में खास तौर से ऑनलाइन टीचिंग के दौर पे इससे हमें देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मुझे याद है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत थी, और हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते रहे, और कई विद्यालयों ने इसे अडॉप्ट भी किया, लेकिन ये प्रचलन में उतना नहीं आ पाया था। कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार से ई कंटेंट्स को तैयार करना, इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, अन्य एप्लीकेशंस के माध्यम से जिस प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग का वर्चस्व बढ़ा है, ये एक सुखद अनुभूति आई है कि शिक्षकों ने और जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने स्वतः से इसका ज्ञानार्जन करने का काम किया है। एक टीचर के लिए निस्संदेह सूचना संपन्न रहना आवश्यक है, और इन सभी क्षेत्रों में उसे नियमित प्रशिक्षण लेते रहना चाहिए। इस बात को हम सब भली भांति जानते हैं। एक टीचर कौन अच्छा है, कभी कभी ये प्रश्न हमारे सामने आता है, तो हम इसका उत्तर स्वयं में देते हैं कि एक टीचर अच्छा वो है जो अनवरत विद्यार्थी बन के सीखने की प्रवृत्ति अपने आप में रखता हो, और जो सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखता वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। अध्ययन करते रहना, सतत अध्ययन के साथ साथ नई नई चीजों को सीखते रहना, ये टीचर के जो गुणवत्ता है उसमें समृद्धि करता है। आज मुझे इस बात का ध्यान आता है कि आदरणीय अनिल स्वरूप जी जब शिक्षा सचिव के रूप में थे मानव संसाधन मंत्रालय में, तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे हुए थे, और मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो उसका माध्यम अनिल स्वरूप जी बने थे। हमने पूरे पाठ्यक्रम को जो 70 साल से चला आ रहा था बदल के NCERT के पैटर्न पे हमने अपने उत्तर प्रदेश में कोर्स को लागू कर दिया था, और ये एक व्यापक परिवर्तन था कि अब इसमें पढ़ाने के लिए भी हमें नई विधा चाहिए टीचर्स को, और टीचर को भी अब जो नया कोर्स शेड्यूल है उसकी जानकारी होना चाहिए। एक प्रश्न हमारे सामने आया था, लेकिन जहां पर 60 लाख विद्यार्थी पढ़ते हो, केवल इंटर और हाई स्कूल में 1.5 करोड़ से ऊपर लोग 9 से 12 तक पढ़ रहे हों, ऐसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इतना बड़ा पाठ्यक्रम का परिवर्तन आसान नहीं था। लेकिन मैंने आज इस सार्वजनिक मंच के माध्यम से सोचा कि मैं अनिल स्वरूप साहब को धन्यवाद दूं कि उन्होंने इसमें बड़ा बढ़ चढ़कर, संजय अग्रवाल जी जो हमारे सचिव थे उनके साथ में भाग लिया, और उसी समय हम लोगों ने एक मॉडल एक्ट भी बनाया था, फिर रेगुलेशन एक्ट भी बनाया था, और तमाम प्रकार के सुधार करने का अवसर हम लोगों को मिला था। आज ऑनलाइन टीचिंग के दौरान ये बड़ा उत्साहवर्धक आज लोगों में जुनून सा देखने को मिला है कि जब हमने व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस शुरू किए तो जिन क्लासेस को लेने के लिए एक हिचकिचाहट सी होती थी शिक्षकों में, उन्होंने आगे बढ़कर इसको अपने हाथ में लिया और विद्यार्थियों ने भी इसे आत्मसात किया। हम लोगों ने इंटरनेट के माध्यम के अलावा स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से भी जो पाठ्यक्रम है ऑनलाइन उसे पढ़ाने का काम किया। दूरदर्शन के माध्यम से भी, रेडियो के माध्यम से भी पठन पाठन की प्रक्रिया चली। यानी एक तरीके से ये कोविड-19 का जो दौर था, इस दौर ने जो क्लास टीचिंग है, क्लासरूम टीचिंग है, उसका विकल्प पैदा किया और विकल्प ऑनलाइन टीचिंग के रूप में हमें सामने दिखाई पड़ा। और आज वैसे तो नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे ने सभी स्कूलों के लिए सुनियोजित और नियमित प्रशिक्षण पर जोर दिया है, लेकिन प्रत्येक शिक्षक को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 50 घंटे के प्रशिक्षण का परामर्श दिया गया है। इसको हम लोगों ने दृष्टिगत जब रखा और इस पे काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप में इसका जो सकारात्मक पक्ष था कि टीचर्स की जो गुणवत्ता थी उसमें वृद्धि हुई। समर्थ टीचर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च, ये जो प्रशिक्षण एकेडमी है, ये अपने मंतव्य में, अपने कार्यप्रणाली में सफल बने, आगे चले और उन टीचर्स को जो ऑनलाइन टीचिंग के क्षेत्र में हैं या नए उपकरणों के और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पठन पाठन का दौर प्रारंभ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में उनको सहायता मिलेगी। आज के जो हमारी मजबूत शिक्षा व्यवस्था है
उसकी नींव हमारे शिक्षकों की गुणवत्ता पर टिकी हुई है, और शिक्षकों की गुणवत्ता निश्चित रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इसलिए हमारे शिक्षा देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन के आगे आए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जो समर्थ टीचिंग ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च है स्टार, तो ये इस मंतव्य में सफलता प्राप्त करे। मैं उन सभी महानुभावों को जो आज की इस वेबिनार में उपस्थित हैं, मैं कहूँगा आप सबको मेरा साधुवाद, धन्यवाद। मैं पुनः शिष्य जयपुरिया जी को, विनोद जी को, अनिल स्वरूप जी को, हरीश जी को और सभी को, मैं जो हमारे पार्किंसन जी हैं, मार्क पार्किंसन जी हैं, केन जोशुआ जी हैं, और सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया आपके बीच में बोलने का। चूँकि मेरे दूसरी जगह भी कार्यक्रम लगे हैं, मैं पूरे सेमिनार में आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि लंबा है समय आपके सेमिनार का और किसी अर्जेंट कार्यक्रम में मुझे जाना होगा, इसलिए मैं 20 से ही 15 मिनट आपके साथ अभी रुकूंगा और 15 मिनट के बाद मैं आपके बीच से जाने की अनुमति चाहूँगा। इसलिए आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मिश्रा, धन्यवाद। प्रस्ताव। वॉइस म्यूट है। अनम्यूट। माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री अनिल स्वरूप जी, श्री अनुराग त्रिपाठी जी, शिशिर जयपुरिया जी, विनोद मल्होत्रा जी, मार्क पार्किंसन, केन जोशुआ तथा इस कार्यक्रम से जुड़े सभी गणमान्य जन, देवियों एवं सज्जनों, आज समस्त जयपुरिया समूह तथा सभी शिक्षक समाज के लिए यह एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि सामर्थ्य टीचर्स एकेडमी ऑफ रिसर्च का शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी दिनेश शर्मा जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च का गठन देश में शिक्षकों के तकनीकी कौशल तथा शिक्षण में दक्षता के विकास के लिए किया गया है और यह एकेडमी अपनी इस उद्देश्य के लिए संकल्पित है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा उनकी अनेक व्यस्तताओं के बावजूद बहुमूल्य समय निकालकर सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च के शुभारंभ करने के लिए तथा हमारे इस समूह के और इस कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों के उत्साहवर्धन के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके द्वारा दिए गए संदेश हमारे सभी शिक्षकों, प्रशिक्षुओं तथा सहयोगियों को सदैव प्रोत्साहित करते रहेंगे। हम सभी कृतज्ञ हैं श्री अनिल स्वरूप जी के कि उन्होंने अपनी उपस्थिति के द्वारा आज के आयोजन की गरिमा बढ़ाई। अपनी अनेक व्यस्तताओं के बावजूद इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए हम श्री अनुराग त्रिपाठी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। समस्त जयपुरिया समूह तथा टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। हम केन जोशुआ, मार्क पार्किंसन की इस शुभ अवसर पर उपस्थिति को सराहना करते हैं और उनकी इस उपस्थिति से हम सभी को इसका लाभ मिलेगा यह आशा करते हैं। हम सभी अपने समूह के श्री शिशिर जयपुरिया जी तथा विनोद मल्होत्रा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने शिक्षकों के विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दी तथा अपने सृजन के द्वारा, अपने विजन के द्वारा इसको आज यह मूर्त रूप प्रदान किया। हम इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागियों, टेक्निकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ तथा उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिनके परिश्रम के द्वारा आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है। एक बार पुनः सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद जितेंद्र मिश्रा जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग। मैं अभी
हमारे की नोट स्पीकर जो हैं श्री अनिल स्वरूप जी, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन बिफोर ही डज दैट मैं एक थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। और मैं जब भी अनिल स्वरूप जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं तो मेरे मन में एक हरिवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। इन पंक्तियों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन पंक्तियों का जवाब अनिल स्वरूप जी, जो किया कहा माना, अगर उसका जवाब चाहिए तो इनकी बातें सुनिए। वो बहुत एकदम सरल भाषा में इन सब बातों को व्यक्त कर पाते हैं और साथ ही साथ मन में बैठी ऐसी कई गांठें खोल देते हैं। तो मैं इनके थोड़ा सा करियर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। Shri Anil Swarup ji had a very remarkable career as an achievements. He has been a gold medalist in the university and also in the IAS Academy. He has always been a man of action, joined IAS in 1981. He served the nation in various capacities, including as the Secretary, School Education and Literacy. He was selected as one of the 35 action heroes of India in India Today's 35th annual edition. He is the founder chairman of Nexus of Good and has authored 2 books, a bestseller, Not Just a Civil Servant, and a recently launched book called Ethical Dilemmas of a Civil Servant. I'm also happy to share that he's a part of the Academic Council of STAR. May I now request Anil Swarup ji to please deliver the keynote address. Sir. Thank you very much for those very kind words. Dr. Dinesh Sharma, Honorable Sharma ji, I am really grateful to you. Grateful to you in many ways. Grateful to you, first of all, to establish that in a state like UP, you could manage to do what you could do. You have been kind enough to pass on the credit to me, but I think credit singularly goes to you because I have seen UP for so many years. The changes that you have managed to bring about in UP are absolutely phenomenal in education. And I have been giving the example of UP in terms of doing away with copying, which was a malaise that afflicted the state phenomenally. It was first done during the time of Mr. Kalyan Singh. When I was his special secretary at that point in time, I remember it was done now in your time. The reworking of the syllabus, the legislation that you brought about are phenomenal initiatives. And I'd like to mention to you that these initiatives have been mentioned in my book, Not Just a Civil Servant and in Ethical Dilemmas of a Civil Servant. In both these books, I have mentioned the wonderful work that is being done under your leadership in the state of UP. The tragedy is that the UP doesn't get to be known about by these wonderful actions that are being taken. And I think we need to do a bit more of talking about the positive things that are happening here. So kind of you to have mentioned my name along with what good work that you're doing. My contribution was minimal as Secretary Government of India. I think the real credit goes to you and to Sanjay Agarwal, who's now Secretary Agriculture Government of India. So thank you very much, sir. Coming to the topic of discussion today, it's very close to my heart, actually. When I became School Education Secretary, before that I was Coal Secretary. And when I did become Coal Secretary, I asked a friend of mine, yaar ye sector kaisa hai? So instead of answering my question, he asked me a question. He asked me, gangs of Wasipur dekhi hai kya? So that gave me an idea of what coal sector was all about. But when I became Education Secretary, after a month, someone asked me, kaisa lag raha hai yaar is education tumhe? Because the tragedy was that I had no experience whatsoever in education sector. So I told that person, yaar, coal mein to mining was underground and mafia was overground. In education, it's the other way around. All the mafias are underground, eating into the essentials of Indian education. And so true it was. It was only in my interaction with people like Dr. Sharma and Sanjay Agarwal that made me believe that we can take on these mafias. And it's not a direct fight with mafias as well in the coal. It's a sort of making institutional arrangements to ensure that the mafias wither away. You don't fight them directly. You create those institutions. I think the legislation that the UP government brought about in terms of fee, that is doing away with a particular mafia. And let me explain. Because there are a number of mafias that operate in education. And one such mafia is run by a select number of private schools who bring a bad name to all private schools. Like mafias elsewhere in the world, they are not in majority.
But the problem was that these small number of schools were holding the entire school sector to a ransom. And I think this legislation which Dr. Sharma initiated and brought forth has actually tackled that menace. And it has now become an example for other states. So again, compliments to you. But coming to this aspect of teacher education, to me, it's so critical. The biggest mafia that exists in the school education sector is the pre-service education sector, which is B.Ed and D.Ed colleges. As we discovered ourselves, out of the 16,000 B.Ed colleges, about 4,000 did not exist. Now, it's a long story. I won't go to the whole thing. But I came to this conclusion very clearly that teacher lies at the pivot of education in the country. If we can handle teacher, problems can be solved. So there are various steps through which teachers' aspects can be handled, right from pre-service training, the entrance exam, the training of teachers, and upgrading the skills of teachers. I'm so glad that through STAR, there's an effort being made to upgrade the skills of teachers. That's very critical. And my experience and understanding this came through a visit to a school in a place called Paste Pada. It's a back of the beyond, 120 kilometers north of Thane district, a government primary school which did not have electricity. So when I walked into that school as education secretary, people didn't believe that education secretary will visit such God-forsaken places. I did. And I was pleasantly shocked at what I saw. I saw that every child had a tablet. So I asked this teacher, Sandeep Godi, yaar, ye tum bijli kahan se laate ho iski? So he took me around the school and showed me foldable solar panels through which he was charging the batteries, and through batteries he was charging these tablets. Then the next question was, where did you get the money for tablets? He said, sir, जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास एक second hand laptop था और चूंकि 40-50 बच्चे थे मैं एक वीडियो चलाता था उस पे. Now I'm talking of technology now when COVID did not exist, and I'm so glad that Dr. Sharma mentioned that COVID is a great opportunity for us. It's a threat, huge opportunity to migrate to use of technology, and I saw that in this school. So मैंने उससे पूछा ये टैबलेट्स कहाँ से ले आए तुम 50 इतने पैसे कहाँ से आए? He said जब मैं आया था तो सेकंड हैंड लैपटॉप था मेरे पास, उसमें मैं एजुकेशनल वीडियोस चलाता था. ये सब बच्चे चारों तरफ बैठ जाते थे तो कुछ सीखने लगे उससे. 2 महीने बाद करीब 15 पेरेंट्स आए मेरे पास और उन्होंने अजीब सा प्रश्न किया. उन्होंने कहा कि पहले बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, अब स्कूल भागते हैं, आपने क्या किया? So he explained how he used rudimentary technology of attracting children. Now this is very critical. Mr. Malhotra very correctly pointed out कि जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा, until this education can be made interesting, attractive, child will not get attracted. And this is a time where you can actually use technology to make education attractive. So Sandeep Gun told me all that. कि जब ये सब हुआ तो पेरेंट्स से उसने कहा कि क्या आप हमें कुछ पैसे देंगे 500-500 रुपए जिससे मैं तो 2 टैबलेट लाना चाहता हूँ. दे वर पुअर पीपल, लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया. उसने 2 टैबलेट लाया और लैपटॉप के साथ अटैच कर दिया और बच्चे बड़े खुश हो गए. ये बात फैली कुछ तो एक दिन एक CSR फंडिंग एजेंसी और एक NGO उसके स्कूल में आया. And when they spoke to the teachers, they were so fascinated that the CSR funding agencies agreed to fund those 50 tablets. Now, when I visited that school and I saw that, I was very impressed. I took a photograph and tweeted it. Suddenly he became a local hero. तो आसपास के स्कूल के टीचर्स वहां जाने लगे देखने के लिए कैसे किया इसने. इस बीच मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला दूसरे कॉन्टेक्स्ट में. थोड़ा टाइम था तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को, कोविंद साहब को ये कथा सुनाई. उन्होंने कहा ये बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, आप मिलना चाहेंगे उस टीचर से? बोले हाँ बिल्कुल. मैंने उस टीचर को दिल्ली में बुलाया. उस टीचर की मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट से एक फोटो खींची, वो ट्वीट हुई, सडनली संदीप गुड नेशनल हीरो बन गया. लेकिन ये कथा का अंत नहीं है. कथा का अंत ये है कि जो फॉर्मूला पस्ते पाड़ा के स्कूल में लगा था टेक्नोलॉजी यूज का, वो फॉर्मूला महाराष्ट्र के 50,000 स्कूलों में आज की तारीख में इंप्लीमेंट हो गया है. सरकार की तरफ से एक पैसा नहीं लगा. 354 करोड़ रुपए थ्रू क्राउड सोर्सिंग. मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस द टीचर, but it can help the teacher make education much more useful, much more attractive, so that children learn more. And hence, I compliment Jaipuriya institutions for having come up with what they have come up with to train the teacher in an appropriate manner. It is not merely having technology. The critical point is what technology and how you're using that technology. It's very important. It's not that you just get hardware in a school, get some videos and do it. No. I was going through the syllabus that has been worked out. It's a brilliant task that has been done. Of course, there's always scope for improvement. But the approach, as again Mr. Malhotra very rightly pointed out, is to keep the child happy.
to keep the teacher happy. If they're happy, if they're interested, I think the task becomes much easier. So I think through this, whatever is being planned out by STAR is a slightly different approach. And my suggestion to Dr. Sharma, Dr. Dinesh Sharma, because he's a visionary, my suggestion to him, if he could spend some time to understand what is this going on here, because it could easily be replicated and used in a lot of government schools where we don't see that the education is attractive enough for the child to stay there. I remember my own childhood days. I was fortunate to have very good teachers, but certainly there were one or two teachers जिनकी कक्षा में 1 घंटा बैठने में बड़ी तकलीफ होती थी। और मैं तब अब सोचता हूं कि अगर उनके पास टेक्नोलॉजी होती तो शायद वो उसको उतना उपयोगी बना लेते जिससे मुझे भी मजा आता। मुझे स्मरण है जब मैं बच्चा था तो उस समय आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने में मुझे बड़ी समस्या हुई। जब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन बना तो किसी ने आके मुझे वीडियो दिखाया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, 2 मिनट में मैं समझ गया प्रिंसिपल क्या है। दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, but technology has to be used selectively, and I'm glad STAR is doing a great job. I don't want to carry on because Dr. Sharma has to go. It was a pleasure listening to him, and again I'm very grateful to you and grateful to Jaipuria Institutes for giving me this opportunity to have a chat with someone who I admired. Dr. Sharma, thank you very much. Thank you, Jaipuria Institute. Thank you, all of you. Jai Hind. Thank you. Thank you, Anil ji. I think it was a pleasure listening to you. और आप जिस तरह से ये छोटे-छोटे examples बताते हैं कि ये बहुत ही motivational होते हैं हर teacher के लिए और हर educator के लिए, because this is how I think the education goes from step to another step and from one level to another level. I think these snippets of yours are amazing for us to listen. And I would now also like to tell you that Anurag Tripathi ji has joined us, but today I think class 10 board exam result has just been kind of out an hour back. So Anurag ji is already on board. Namaste sir. नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो मैं अब अनुराग जी को मैं एक छोटा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं और फिर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एड्रेस दें। तो अनुराग जी जो हैं वो हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सेक्रेटरी हैं। ये 1998 के इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विसेज बैच के ऑफिसर हैं। He has been guiding the educational circles and in depth understanding of education and great administrative skills he has. He has emerged as one of the most popular educationists, and also because of his connect with the students. His understanding of education is deep and his insights have been very useful for the entire chain of CBSE schools. और बहुत सारे लोग अनुराग जी को चाहते हैं कि वो उनके स्कूल में आके बच्चों से बात करें और टीचर्स से बात करें। मेरे पुराने स्कूल में भी अनुराग जी ने आकर के जब बात करी थी तो मुझे याद है कि करीब 1.5 महीने तक कई टीचर बार-बार बोलते रहे, उनको एक बार फिर बुलाई। तो अनुराग जी आप यहाँ पे हैं, धन्यवाद। मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप अपने 2 शब्द का हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू हरीश जी, रेस्पेक्टेड अनिल स्वरूप सर, शिशिर जयपुरिया जी, एंड आज पार्टिसिपेट कर रहे ऑल पैनलिस्ट्स, एंड आज इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने वाले मेरे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर्स। सबसे पहले तो मैं आपके ग्रुप को मैं ये बोलना चाहता था कि हमारे डिप्टी सीएम प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी भी अभी हमारे साथ हैं। मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा सर का। सर से मेरी 2 बार मुलाकात भी, और सर का अपना एक बहुत बड़ा विजन है जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा में लगातार परिवर्तन ला रहा है। हमारी बात सर से ट्रेनिंग को लेकर के भी हुई है और स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने को भी लेकर के हुई। आपका स्वागत है सर। एक बार इस फोरम पर, मंच पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं और स्पेशली जयपुरिया ग्रुप को बधाई देता हूं जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अपनी एकेडमी ओपन की है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से ऐसे लाखों टीचर्स बेनिफिटेड होंगे जिसकी आज जरूरत है। मैं आपके फोरम पर, चूंकि बहुत सारे प्रिंसिपल और टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, मैं यही कहना चाहूंगा अल्टीमेटली एजुकेशन के एम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। एंड कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है बच्चों को दक्ष करना, जो भी स्किल है उसमें पारंगत करना, उसकी मास्टरी कराना। और कॉम्पिटेंसी को जब हम लिंक करते हैं तो बेसिकली 21st सेंचुरी स्किल से लिंक होती है,
जिसमें बच्चों की लर्निंग स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, लिटरेसी स्किल्स आती हैं। एंड अल्टीमेटली बच्चों को कॉम्पिटेंट करने में और स्किल्स पर डेवलप करने में जो सबसे बड़ा रोल आता है, उसका एक पोर्शन पेरेंट्स हैं और दूसरा पोर्शन टीचर्स एंड स्कूल्स हैं। पेरेंट्स बच्चों के कॉग्निटिव डोमेन को, पेरेंट्स बच्चों के साइकोमोटर डोमेन को, पेरेंट्स बच्चों के इवन अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बचपन से उन बच्चों की हैबिट डेवलप करने में, एथिक्स को लेकर के आगे बढ़ने में, जो उनके सेंस, जो ऑर्गन्स हैं, जो उनके न्यूरॉन्स हैं, उनको डेवलप करने में बचपन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं इस फोरम के माध्यम से ये दोनों चीजों को विद इन 5 मिनट टच करने का प्रयास करूंगा कि पहला तो निवेदन और रिक्वेस्ट ये कि कहीं ना कहीं स्कूल्स को, पेरेंट को जरूर टच करना चाहिए एक अच्छी पेरेंटिंग को लेकर के, जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और घर में उनको इनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिले। क्योंकि एक अच्छा वातावरण अगर बच्चों को घर में मिलेगा जिसमें वो रिसर्च कर सकें, खोजें, डिस्कवरी करें, मोटिवेशन मिले, तो बच्चों का जो भविष्य है वो ज्यादा बेटर होता है। और दूसरा स्टेप हमारे स्कूल्स में है, और हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि स्कूल्स में जो हमारी क्लासेज हो वो चाइल्ड सेंट्रिक हो। चाइल्ड सेंट्रिक मीन्स कि बच्चे को मध्य में रख करके पढ़ाई लिखाई की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। एक टीचर को बच्चों को 40 अगर स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर को डिफरेंट पेडागोजी के माध्यम से हर बच्चे को कटर करना पड़ता है। इसलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण रोल टीचर्स का हो जाता है। भारत में, इंडिया में हम ये देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सेटअप, हम आज से नहीं, पिछले 50 वर्षों से लगातार ट्राई कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सेटअप रोट लर्निंग से शिफ्ट होकर के एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आए। मीन्स ऐसी शिक्षा हम प्रदान करें जिसका जीवन में उपयोग हो, जिसका रोजगार में उपयोग हो। हम ऐसी एजुकेशन बच्चों को दें जिससे उनकी स्किल्स डेवलप हो, उनकी उन बच्चों की सोचने की क्षमता, लिखने की क्षमता, कम्युनिकेट करने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप हो। एक हद तक सरकारें इसमें सफल नहीं है, लेकिन अभी हमको मीलों दूरी इसमें तय करना है, क्योंकि हमारा एंटायर एजुकेशन सेटअप अभी भी कहीं न कहीं बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है, जो रोट लर्निंग है, उसको टेस्ट करने की तरफ अभी भी केंद्रित है। हम 100 में 100 बच्चों को सिलेक्ट कर देते हैं और बच्चे हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, वर्ल्ड वाइड बच्चे अच्छी पोजीशन भी होल्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेटिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सोशल स्किल, लीडरशिप, इनिशिएटिव्स, ये चीजें बच्चों में कम दिखाई पड़ता है। और इसका नुकसान ये होता है कि अच्छे से अच्छा बच्चा भी अपनी लाइफ के उत्तरार्ध में क्रम्बल करता है। बढ़िया से बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे से अच्छे लीडर्स, अच्छे से अच्छे हमारे जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, वो भी लाइफ में अगर उनके पास ये बेसिक स्किल्स नहीं है तो क्रम्बल करते हैं और अल्टीमेटली देश का नुकसान होता है। तो मैं आप पूरे ग्रुप को, इस फोरम के पूरे ग्रुप को बधाई देता हूं जिन्होंने टीचर सेंट्रिक एकेडमी खोली है। क्योंकि अगर आपने टीचर्स को अपग्रेड कर दिया, टीचर्स को कम्युनिकेटिव बना दिया, टीचर्स को इसको स्टोरी टेलर बना दिया, टीचर्स को आपने इतना अपग्रेड कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी कि वो अपने क्लासरूम में बच्चों को सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पे शिफ्ट कर ले गया, ये बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि बच्चे अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे शिफ्ट होंगे, बच्चे अगर रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, बच्चे अगर इनोवेटिव क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे, तो बच्चे जो बन रहे हैं उसका 1000 टाइम बेटर आउटपुट देश को मिलेगा। एक अच्छा कुक अगर क्रिएटिव है तो कुकिंग का मास्टर और कुकिंग का बादशाह हो सकता है। एक अच्छा इंजीनियर अगर क्रिएटिव है तो देश को सबसे अच्छा ब्रिज बना के दे सकता है। एक अच्छा डॉक्टर अगर क्रिएटिव है तो नई नई मेडिसिन रिसर्च करके नई इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन जिसको बदलने का एक ही तरीका है रोट लर्निंग से सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पर शिफ्ट होने का। और कोविड ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि क्यों ना हम बच्चों को सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पे शिफ्ट करें, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी पे शिफ्ट करें, बच्चों को हम क्यों ना एक्सपीरियंस लर्निंग पे लेके जाएं। क्योंकि जब बच्चा खुद प्रयोग करेगा, खुद एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद रिसर्च करेगा, और जब प्रॉब्लम आएगी टीचर वहां सिर्फ डाउट क्लियर करेंगे। एक्सपेक्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं आपके करें कि वो अपनी क्लासेस को एक्सपीरियंशियल कैसे बनाए। मैं फोकस कर रहा हूं आपकी टीचर एकेडमी में कि आप जिन टीचर्स को ट्रेन करें, ट्रेनिंग में ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो कि टीचर एक्सपीरियंशियल क्लासरूम कैसे लेकर के आए।
टीचर प्लेवे मेथड से क्लासरूम को कैसे लेकर के चले, टीचर अपने सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कैसे करे, टीचर जो क्लासरूम ले रहा है वो स्टोरी टेलिंग या थिएटर या आर्ट इंटीग्रेट कैसे करे, टीचर अपने क्लासरूम में क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप करे, टीचर अपने क्लासरूम में मोटिवेशन लेवल, इंस्पिरेशन लेवल कैसे डेवलप करे, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर इग्नाइट करेगा, आग वही लगाएगा बच्चों को, स्पार्क देना, आग लगाना। अगर टीचर को आग लगाना आ गया, स्पार्क देना आ गया, इंस्पायर करना आ गया, क्यूरियोसिटी पैदा करना आ गया, बच्चा जो है अगर इस चीज ज्ञान के पीछे भागने लगेगा तो आपकी शिक्षा कई गुना आगे और जो एजुकेशन पॉलिसी का एम है वहां शिफ्ट होगी। हमारी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी और 2005 का एनसीईआर दोनों आज से 20 साल 25 साल पहले ये कह रहे हैं कि क्लासेस टीचर सेंट्रिक नहीं चाइल्ड सेंट्रिक हों, और चाइल्ड सेंट्रिक तब होंगी जब आपकी क्लासेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, एप्लीकेशन बेस्ड होंगी, एक्टिविटी बेस्ड होंगी। अनफॉर्चुनेटली इतने लंबे समय के बाद भी हम बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेनिंग एकेडमी में इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा और स्कूलों से जो टीचर निकलेंगे अल्टीमेटली वो बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपने क्लासरूम में देंगे जहां बच्चों के भीतर जो चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं वो अपने बेस्ट वे में एक्सप्लोर हो सके। मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहूंगा इस फोरम पर। पहली चीज, असर की रिपोर्ट ये कहती है कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे जो हैं, जो हमारे यहाँ से पढ़ करके निकल रहे हैं, नॉट ओनली स्कूल्स, कॉलेजेस से भी, कोई एम्प्लॉयमेंट के काबिल नहीं है। पीसा 2009 की रिपोर्ट यह कहती है कि हम 74 में 72 नंबर पर आए थे। हम लोग सीबीएसई वाले बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एग्जाम कराते थे, यूजीसी का नेट जेआरएफ एंड टीचर टेस्ट का सीटीईटी। एक से कॉलेज को प्रोफेसर मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलते हैं, और इससे स्कूलों को टीचर मिलते हैं। कैन यू इमेजिन कि पासिंग परसेंटेज लेस देन 10% है, वो भी तब जब यूजीसी के नेट जेआरएफ का पासिंग परसेंटेज 40% है, सीटीईटी का 60% है, वहां भी 10% बच्चे नहीं पास होकर के आ पा रहे हैं। और वो भी अगर हम क्रिएटिव और इनोवेटिव टेस्टिंग पर शिफ्ट करें, एक्सपीरियंशियल टेस्टिंग में शिफ्ट करें तो रिजल्ट और डाउन जाएगा। ये एक चैलेंज है कि हम अच्छे टीचर इनवाइट कैसे करें, अच्छे टीचर रिटेन कैसे करें, अच्छे टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको इनोवेटिव क्रिएटिव क्लासरूम क्रिएटर एजुकेशन पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी, बहुत सारे नए काम करने के लिए उपाय बता रही है जिसको हम ट्राई करेंगे कि इनबिल्ड करें। बट ये छोटे छोटे प्रयास जो आपकी एकेडमी या बाकी एकेडमी के माध्यम से होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ से निकले हुए टीचर्स एक इस तरह की आग जरूर जलाएंगे अपने स्कूल में, क्लासरूम में, प्रदेश में और देश में, जहां बच्चे पर शिफ्ट करेंगे। और जिस दिन आपका टीचर बच्चों को सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पर शिफ्ट कर गया, जिस दिन आपके टीचर के क्लासरूम से निकले हुए बच्चे इनोवेटिव क्रिएटिव बनने लगे, वही आपकी एकेडमी का सबसे सक्सेसफुल दिन होगा। इन्हीं बातों के साथ एक बार मैं जयपुरिया ग्रुप को, आपको हरीश जी, डिप्टी सीएम सर को, अनिल स्वरूप सर को और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एकेडमी के पैनल पर, इस फोरम पर आए और आपकी बात दूर तक जाएगी और कहीं ना कहीं इसका असर टीचर्स में, स्कूल्स में और समाज में दिखाई पड़ेगा। थैंक यू हरीश जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुराग जी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने हमारे से बोली और ये जितने भी आपने पॉइंट्स बोले हैं, आई थिंक वी विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट हमारी एकेडमी में, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग और नए बच्चों को पढ़ाने के लिए। थैंक यू सर। Now I would request Mr. Mark Parkinson to kind of deliver his address. But before I do that, I would like to give a brief introduction. He is an educationist by choice and passion. Mark has been immersed in the process of starting schools, turning around struggling schools and helping good schools to become great schools. These were in two major cities of India, Ahmedabad and Delhi NCR region. He has also been working into major cities of the world, like in the Asian countries, Bangladesh, UAE, and recently in Malaysia. The most recent of his roles has been that he had been a CEO of a 10B schools group of 7 schools across Malaysia.
He also has been a writer and a very popular educationist blog for over 10 years and is working on projects to launch a podcast for education leaders and the content for a book. As well as he has been advising and consulting various schools throughout Asia. He places considerable importance on creating climates and environments to develop world-class school talent, especially in educational leadership. Now I would request Mark to please share his thoughts. Thank you and namaste to all my fellow panel members. A very good afternoon from Malaysia, where I think we're going to be safe and I won't get stopped by a storm. There were signs that a storm was brewing, but it seems to be holding off this afternoon. It doesn't need to be said, and I'm sure many of the speakers have already said that the COVID pandemic situation has presented all sorts of industries and all sorts of fields with challenges and interesting conundrums, and probably none more so education. I think in so many ways, educators were forced suddenly and urgently into a situation that had really never been anticipated, and had to address things very quickly and very abruptly. And the credit for how much has been achieved must go first and foremost to teachers. And I think it's right that when we're here and we're talking about teachers today, that we acknowledge that enormous step into the unknown that has been taken by teachers in recent months. That step out of their comfort zones, that step into the challenge to embrace it. Of course, any catastrophe, any crisis will highlight issues and challenges. And there is no doubt that the biggest challenge being faced now worldwide is an awareness beyond the actual virus itself, is the awareness that something like 47% of the world's population still doesn't have access to the internet. And in educational terms, for children, that has meant that they have been almost entirely cut off from access to learning and the opportunities to learn, and particularly the opportunities to be guided by teachers. And those issues of access and equity are issues of, quite frankly, human rights. And I think we all have to acknowledge that, and there's a lot more work to be done in that area. Just very quickly though, even within the last week, I was very excited to see that a sister company of Google called Loon launched its first Wi-Fi internet balloons across Kenya. And I believe they're already covering something like 50,000 square meters of Kenya. And through these use of these balloons, they're massive. Apparently they're about the size of a tennis court, each one. But they provide a Wi-Fi accessibility to hard to reach areas, cut off areas, rural areas, which I'm sure is going to be a game changer in coming years in terms of that issue of accessibility and access. When we turn to teachers, I think the first and foremost issue that we have to confront, especially worldwide, but I know also in India, is there is massive shortage. Already the world is short of millions of teachers. And particularly when we look at the United Nations development goals, the development goal of education for all does mean that this issue of adequate numbers of adequately and appropriately trained teachers is one of the critical driving issues. And this is, unfortunately, I fear, going to become a bigger issue. There are already signs, it's very early to tell, but there are already signs around the world that one of the side effects of the COVID pandemic is going to be a very, very big loss of educators, existing educators, highly trained educators, and there are a number of reasons for this. One of the most startling figures I saw was out of the US,
which suggested that if schools reopened physically in America in the fall, in the autumn, as many as 50% of current teachers would reconsider whether they will stay in the profession. Enormous numbers with enormous implications and drastic implications for children. The issues that are causing this, first of all, age and risk. Many of our teachers are older, especially people in education leadership, people over 55, and their extra vulnerability is going to raise a serious issue when it comes to going back out into the world. Next, family pressures. If schools go back in a hybrid manner with half the children back on one day and half on another day, there are many teachers who are parents also, and they will find that they're stuck in a conundrum where they need to stay home because of the needs of the child who's at home, because they've got the childcare responsibilities, or they've got elder care responsibilities. But apart from anything else, and including in India, many of these educators, their families have now had the experience of having them at home, and they may not give that up. They may be reluctant to give that up and let the teacher go back to the classroom and go back to the profession. Stress and challenges in the role were already great, and they're only going to be greater. The emotional needs of children are going to be considerably more. We'd like all to believe that the home is a wonderful place for every child, but the home isn't always a wonderful place for every child. And unfortunately, there are going to be many children when they return to school who are going to have seen or experienced trauma, bereavement, and are going to need considerable emotional support. And that is going to be down to teachers, and it's going to be down to teachers' skills and their wherewithal to be able to provide that support. The next big challenge is that in country after country across the world, regrettably, we're going to see budgets cut, and budgets cut in education. It's a tragic thing that when economic situations are tight, one of the first and easiest budgets for governments to cut, all too often, is education. That obviously is the public sector. As far as the private sector, we've already seen the voice of parents coming out there in India and in many other countries, where parents are saying, please be considerate and thoughtful of our needs. Our finances are strained. We want to support our children's education. Please help us and meet us somewhere along the way. And just the sheer amount of change in the profession. So all of these things are going to put a lot of pressure on teachers, and we're going to need a lot more input into developing the teachers we already have and those who continue in the profession, and bringing on new teachers and fresh teachers for the future. For those people who are ready to embrace and put their efforts into education, it's an incredibly exciting time, because the opportunities to think out of the box, and that is a cliche that gets used maybe too often, but in this case, it really is appropriate, I think. The opportunities to think about the sheer opportunities that exist to change the paradigm of the way that we do education and the way we've been doing education for over 100 years. I was very interested to see earlier when we started on this session, there was somebody in the comments, in the question and answer box, mentioned that they were viewing from Mexico. And this just really highlights that we are now in a scenario where it can be educators anywhere, learners anywhere. And that changes all sorts of paradigms for educators. The online and virtual learning is going to be an enormous learning and teaching area and development for teachers. We can compare what's happening now to an attempted version of what was happening in the classroom. And we can compare that with my first mobile phone from the early 1990s, a great big brick of a thing from Nokia. And it was one size fits all. There was one ringtone, one setup. Everybody's phone was identical. Today, I can have an Android phone or the latest iPhone, and a million of us could be in a room and there would be a million different versions, because it's infinitely customizable, infinitely personalizable. And that's going to be where education is going in the future as a result of the input from technology. So it's exciting times, but also challenging times. And that makes it essential. And I think it makes it a wonderful thing that
the Jaipuria organization is now starting STAR and pushing forward into this area of teacher development, and I wish it every success. Thank you. Thank you, Mark. I think what you talked was very relevant, and it makes so much of sense that how many children are impacted because of COVID-19 and how the future is likely to be and how the schools and teachers are facing the crisis. It really puts a different light onto what we are talking about today. Now I would be requesting a member of our academic council, Mr. Ken Joshua, to express and share his ideas. But before I do that, I would just like to give you a small intro of Ken. Of course, Ken is a good friend. From last 9 years, I know him. He has always been very, very passionate about education. And though he is now retired from active teaching from United Kingdom, during his 38 years of teaching in secondary schools, he has taken on various roles and management positions, but none of them has taken away from his love for teaching children and helping other teachers to improve their skills. He is a scientist with a degree in chemistry and a teaching diploma from Sheffield University. He has traveled to many European countries, New York and India, in setting up school links during the last 20 years of his teaching. He has been training teachers in India from past 10 years and runs workshops and helps develop the teaching and learning skills of both students and teachers. His interests are many, but he loves nature and wildlife, cooking, traveling, and meeting people as well. Do-it-yourself kits and work from home is something that he really likes, and I'm so happy that he's also a part of our academic council of STAR. I request him now to share some insights on scientific skills and teaching skills. Over to Ken. Namaste. Thank you, Harish, for that. I concur with everything that Mark, the previous speaker, said. You've got to value your teachers to keep them. And if you have good teachers, they will spread the word about teaching, and it will encourage other people to come into teaching. So allowing teachers to go for further training in situations like we have here, it is certainly a big, big plus. And the more teachers we can get, the more directors that will allow their teachers to attend such courses is going to be a very good thing. Benjamin Franklin once said, "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn." This summarizes very neatly my approach to teaching and learning. A good teacher involves his or her students throughout the lesson. The student's participation is essential for sound understanding and learning. And if I have a mantra, it's learn by doing. The teacher is the guide, the facilitator, the catalyst in the classroom. The teacher's always striving to press the right button to enable the student to move forward in his or her understanding of the subject. We must remember that not everyone learns in the same way. Some of us prefer auditory communications, so this is where you play a sound bite or CD. Others prefer visual, so you would show models, pictures, graphs, TV clips. Another method is kinesthetic, where in fact you do things. So you do practical work, such as playing an instrument, science practical experiments, painting a picture, baking a cake. Perhaps that's why I enjoy cooking as well as being a chemistry science teacher. Most of us prefer a mixture of all three, and our preferences change as we develop. The role of the teacher is to actually attempt to try and cover all three styles of learning every lesson. How do you manage to do that as a teacher? Does a teacher allow a student to fail in a task? If you learn by doing, you are certain to fail sometime.
However, that failure is a learning process in itself, and it should not be penalized. It is one of the roles of a teacher to guide and help the student. So when failure arrives, as sure it will, that failure is as small as possible, and that the student appreciates that it is part of the learning process. So consider fail to really be first attempt in learning. Now, in order for a teacher to develop skills and approaches to help students to learn, that teacher also needs help and guidance and training. Teachers do not come out of training college as know-it-alls. Life would be very boring for them if they actually did. Teachers, as well as everyone else, never stops learning, and they need to be given opportunities during their career to expand their repertoire of skills and learning from others. There is never a better opportunity for a teacher than to go on an improvement or training course and meet other teachers. Talking together, sharing experiences, and being given time to reflect is essential for teacher development. Because of the present pandemic, the only way to attend training sessions is using online workshops. These, unfortunately, prevent a lot of this interactive behavior from happening, but it should be possible to develop something on a small group basis where a lot of what I've suggested previously could happen. I'm a scientist and hence a science teacher. My love for my subject, chemistry, should not take priority over my love for teaching. My subject is the vehicle for delivering knowledge. However, it's the method of imparting that knowledge is the challenge for me as a teacher. Chemistry facts do not usually change. However, the way I teach it is constantly changing. Different students and groups require different approaches. It's this that all teachers find challenging. Scientific skills are as important as learning a language. They enable communication to take place between individuals and groups, and without these skills, or at least an appreciation of them, an individual is lacking in an understanding of another world, the world of science. To this end, all students during their time in education should be introduced to collecting data in a scientific way. They should be given the tools so that they can present their findings in the best way possible and then to analyze them. They should be able to appreciate the degree of accuracy that their results have produced and to reflect on the quality of their work. All of this should be drip-fed to the students as they develop and mature. Above all, this learning process must be fun. I'd like to leave you with a quotation from Albert Einstein. A person who never made a mistake never tried anything new. Thank you. Namaste. Thank you, Ken. I think listening to you kind of was so evident and loud for me that here is a hardcore teacher coming from deep inside. And I think that makes a lot of sense. Thank you so much for sharing such amazing insight. And I'm really, really kind of fascinated by the word that you used for fail, that acronym you used, that fail means first attempt in learning. That's quite amazing. In fact, all my life, I think I never paid attention to that. That's quite an amazing thing that has happened. So these are very deep insights, which I could see that the people who are there on the platform have shared with us.
And it is amazing for us to be kind of receiving such deep insights from various people from different stratas. And now I would request Sushma ma'am, if Sushma ma'am is around. Can I see her? Sushma ma'am? No? Okay. Because we have been into the teaching learning process, and we have been wanting to kind of initiate this academy, and we really thank everyone for being here. Yes, Sushma ma'am is back here. I would request her to please give the vote of thanks so that we can officially come to a close of this meeting. And also I would like to tell that immediately after the vote of thanks, if we have a minute or two, we would like to present the website of STAR so that the people who are our audience can know more about it. Sushma ma'am, you're on mute. You are on mute. Am I audible? Okay. On behalf of STAR, I extend my sincere gratitude and thanks to all the participants who have joined us today for this inaugural ceremony. Thank you so much for sparing time from your busy schedule to grace this occasion. I would like to express my sincere thanks and gratitude to all the esteemed members of the panel. Thank you so much for your insightful and powerful messages. Your ideas have enlightened our minds and have shown us a new path. They are indeed thought-provoking and have set a perfect platform for our new academy. Last but not the least, I would like to thank each and every member of our academic council for their constant support and guidance in this new endeavor. I cannot thank enough every member of Jaipuria Group, especially our chairman, Mr. Shishir Jaipuria, for always encouraging us. Mr. Malhotra for pushing us beyond our limits, Mr. Sandhuja, Mr. Mishra for their endless support, our IT department, creative, marketing, and PR team for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones, especially during these lockdown months. Heartiest congratulations to all, and thank you once again for joining us on this momentous occasion. Dhanyavad. Thank you. Just one little thing, let me take this opportunity of staying connected with a large number of our teachers across different parts of the world. Like Mark mentioned, even from somebody from Mexico is here. Says, gladdens our hearts, no uncertain terms. The only thing about that, the reason I intervened was to suggest and to request all of you to stay connected with our academy. It's just an infant stage. We need to learn ourselves. And I'm sure a lot of things that Mr. Anurag Tripathi mentioned, Dr. Sharma mentioned, and a lot of views that came from Ken and Mark's are extremely relevant to make sure that this academy not only achieves its objective in the short run, but grows from strength to strength. And that will happen only if our teachers stay connected, give their suggestion as to what is. In fact, let me also add, not only are we talking in terms of very restricted modules that you should possibly get to see in the brochure, but we are also willing to customize training programs for all the participant schools who would like to come forward. The strength of this academy entirely depends upon your contribution, your involvement. And I would make a very strong urge, like everyone had said, let all teachers take upon themselves, apart from the 50 hours of training program that everyone has been talking about, let every teacher make a conscious decision to spend about 15 to 20 days in a year in the form of a sabbatical to connect with any kind of training academy. And the doors of our training academy are open to all teachers across different parts. Thank you very much once again for a Thank you, Anurag ji. Thank you, Anil Swarup ji. Thank you, Mark Parkinson. Thank you, Ken. I think you have been a great prospective person for us to give your insights. And आपने जो हमारे साथ शेयर किया आज, ये definitely हम इसको अपनी academy में input करने की कोशिश करेंगे. And आपने इतना time निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
Thank you so much, sir. Thank you to all the Thank participants. you, Vinod ji. Thank you. Thanks a you, sir. lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Anil sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everybody. ये पूरा खुला नहीं था. Thanks, Ken. That was a real pleasure. Thanks, Mark. It was good. Thank you so much. Pleasure.